अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी के हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड डिटेल्ड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास कौन से हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने एमसीक्यू सारे सॉल्व कर लिए थे। अब हम इसका सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, आपने आइडेंटिफाई करना है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स को। आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से आपने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स को अलग करना है। तो यहाँ पे देखिए, कैल्शियम कैल्शियम है और हमारे पास पोटाशियम है और बेरियम है। ये सारे क्या है, मेटल्स है। नॉन मेटल्स में कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये क्या है हमारे पास नॉन मेटल्स। और मेटलाइट्स क्या है हमारे पास, एंटीमनी है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे हमारे पास क्या है, मेटलाइट्स। ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर अल्कली मेटल्स, राइट नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के बारे में आपने बताना है और इसके नेम्स भी लिखने हैं। ये हमने फर्स्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ा था और आपकी बुक में भी है, लेकिन मैं फिर भी आपको शॉर्ट सा बता देती हूँ। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। और ये पीरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं। और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, लिथियम Li होती है उसकी सिंबल, सोडियम की Na, पोटाशियम की K, रुबीडियम की Rb, सीजियम की Cs एंड फ्रांशियम की Fr। अच्छा, ये अल्कली मेटल्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये जब भी वाटर्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स कहा जाता है। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर अल्कलाइड अर्थ मेटल। अल्कलाइड अर्थ मेटल्स कौन सी है, उनके नेम्स लिखने हैं और उसकी सिंबल्स बतानी है। अच्छा, अल्कलाइड अर्थ मेटल जो होती है ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट्स है। ठीक है, ये मेटल्स है सारे, अल्कली भी मेटल्स है और अल्कलाइड अर्थ मेटल है। ठीक है। तो ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं। और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ब्रीलियम, ब्रीलियम की सिंबल क्या है, Be, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Ba और रेडियम क्या है, Ra। और ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं और सिल्वरी वाइट होते हैं। और ये क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। मेटल्स क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या है, राइट नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द हेलोजेंस। हेलोजेंस के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा था। ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद है, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ। तो हेलोजेंस हमने पढ़ा था कि 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और ये क्या है, एक तो वाटर, अगर ये मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और दूसरा ये कि इस पे एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेरीन है और टेस्टाइन है। ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे साथ ये क्या है, सारे हेलोजेंस है। और ये हेलोजेंस क्या है, सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है। उसके बाद फिफ्थ वाला देखें, राइट नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एनी थ्री मेटालाइट्स। कुछ आपको मेटालाइट्स की सिंबल्स लिखनी है और मतलब कुछ मेटालाइट्स के नेम बताने हैं, उनके सिंबल लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटालाइट्स की डेफिनेशन बताएंगे कि मेटालाइट्स क्या होता है। मेटालाइट्स की प्रॉपर्टीज होती है, कुछ कुछ मेटल से ताल्लुक़ रखती है और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है, तो इस वजह से उन्हें मेटालाइट्स कहा जाता है। अच्छा, मेटालाइट्स है कौन कौन सी, बोरोन है, बोरोन की सिंबल बी होती है। सिलिकॉन है, Si होती है। जर्मेनियम है, Ge होती है। आर्सेनिक है, As होता है। एंटीमनी, एंटीमनी की Sb होता है। टिलीरियम Te होता है। प्लूटियम का Po। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे ये हमारे पास मेटालाइट्स हैं। उसके बाद दिखा बताया है सिक्स वाले क्वेश्चन में, डिफाइन फॉलोइंग्स विद एग्जांपल। केटाइन और एनाइन। केटाइन का हम पहले भी पढ़ चुके थे, एनाइन और केटाइन की हम बात कर चुके थे कि केटाइन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ।
अच्छा, किटाइन क्या होते हैं? किटाइन ये बात बताते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं तो क्या बनता है? किटाइन बनता है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो एनाइन बनता है। अच्छा, ये किटाइन बनता कैसे है? ये देखिए, सोडियम को हम देखते हैं, सोडियम के पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? 11 होते हैं, और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब सोडियम अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक यहाँ से लूज कर देता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये 11 ही रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 10 हो जाते हैं। क्यों 10 हो जाते हैं? क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो अब ये देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये क्या है? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एनाइन बनेगा। इसी तरह अगर हम क्लोरीन को देखते हैं, उसमें क्या होते हैं? 70 नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वो भी 17 होते हैं। जब ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये कितने हो जाते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और प्रोटॉन कितने रहते हैं? 17 ही रहते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो यहाँ पे ये क्या है? नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो आपने इसी तरह से बताना है कि केटाइन क्या बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। और फिर आपने ये एग्जांपल देनी है कि इस तरह से कि सोडियम में अगर हम देखते हैं तो 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट कर देता है। डेट्स वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से क्या होता है? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर फिर सेकंड एनाइन की बात करनी है, एनाइन में क्या है? एनाइन में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये फिर आपसे एग्जाम्पल क्लोरीन की एग्जाम्पल बतानी है। इसके अलावा कोई और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए क्लोरीन की एग्जाम्पल बताई है। ठीक है, तो ये केटाइन हो गया और ये एनाइन हो गया। उसके बाद सेवन्थ वाला देखिए, एक्सप्लेन वाई अल्कली मेटल डू नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। अल्कली मेटल आपसे एक्सप्लेन करना है कि अल्कली जो मेटल्स होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती फ्री नेचर में, मतलब वो आराम से ज़्यादा नहीं घूमती। तो आपने इसकी रीज़न बतानी है, एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों होता है। कि अल्कली मेटल्स की अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप के ये एलिमेंट्स है, इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये और ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये मोनोवैलेंट जो है बॉन्ड बनाते हैं। मोनोवैलेंट के मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसे मोनोवैलेंट कहते हैं, अगर दो होंगे तो डाईवैलेंट कहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? मोनोवैलेंट बनाते हैं, और एक ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं? फ्री स्टेट में मौजूद नहीं होते। उसके बाद 8 वाले देखिए, एक्सप्लेन इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। अच्छा, एक्सप्लेन करना है नोबल मेटल्स के बारे में। नोबल मेटल्स की हम इनर्टनेस के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि जैसे नोबल गैसेस होती है ना, उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, वो किसी को इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करती और इलेक्ट्रॉन देती भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से जो नोबल मेटल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? जल्दी से जो एटमोसफेयर की गैसेस होती है ना, उनसे रिएक्ट नहीं करते, और ये क्या होते हैं? इन्हें ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक तो ऑक्सीडाइज नहीं होते, और ऊपर से ये क्या होते हैं? जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है उनसे रिएक्शन भी नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है? जो मेटल होता है ना, अपनी शाइनिंग को बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। अगर मेटल्स जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करते हैं तो या तो वो काले हो जाते हैं, या अपनी मतलब असल शाइनिंग को खो देते हैं। लेकिन नोबल मेटल्स क्या करते हैं? ये किसी एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट नहीं करते। इस वजह से ये क्या करते हैं? अपनी जो शाइनिंग होती है उसे मेंटेन रखते हैं, और इसी वजह से इन्हें नोबल मेटल्स कहा जाता है। जैसे नोबल गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसी तरह नोबल मेटल्स भी किसी भी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है उससे रिएक्ट नहीं करते। और इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, सिल्वर की पढ़ी थी, गोल्ड की पढ़ी थी, प्लाटिनियम को हमने डिटेल से भी डिस्कस किया था। ठीक है, 9 वाला देखें, राइट नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सब नोबल मेटल्स। यही वाला क्वेश्चन आपने नेम्स बताने हैं और कुछ उसकी सिंबल्स लिखनी है नोबल मेटल्स की। नोबल मेटल्स से हमने गोल्ड पढ़ा था, गोल्ड की सिंबल क्या थी? AU था। और सिल्वर की हमारे पास क्या थी? AU थी। प्लाटिनियम की PT, और अरीडियम की IR, और ऑस्पियम की OS थी, और रोडियम की RH थी। ठीक है, ये सारे क्या थे? हमारे पास नोबल मेटल्स थे।
और हमने इनको डिटेल से भी पढ़ा था, जिसमें हमने गोल्ड की थोड़ी सी केमिकल इंपॉर्टेंस की बात की थी, सिल्वर की और प्लाटीनियम की करेक्टर के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी वीडियो भी मौजूद है, आपकी बुक पे भी मौजूद है ये सारी चीज़ें। तो आप पे अगेन बता रही हूँ कि मैं ये सिर्फ जस्ट रिपीट करवा रही हूँ, क्योंकि मैं इस पे वीडियोज़ पहले से भी बना चुकी हूँ। उसके बाद 10 वाला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ डोन मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर के बारे में आपने बताना है डोन मेटल्स की। अच्छा देखिए, डोन मेटल्स क्या होते हैं? डोन मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं तो उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो कौन सा करेक्टर शो करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर को शो करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होता है? पीरियड पे इंक्रीज होता है, बिकॉज एटॉमिक साइज क्या हो रहा होता है? एटॉमिक साइज जो होता है पीरियड्स पे डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि हमने सारे के सारे सॉल्व किए हैं। उसके बाद डिटेल्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्वर। सिल्वर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। ठीक है, जिसे हमने चांदी भी कहा था और उसकी हमने इम्पोर्टेंस की भी बात की थी, हमने डिटेल से पढ़ा था कि जो ये सिल्वर होता है ये सोसाइटी में यूज़ होने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डेकोरेशंस होती है उसमें यूज़ किया जाता है। टेबल वेयर दस्तरखान जो बनाए जाते हैं उस पर थोड़ा सा सिल्वर का काम किया जाता है खूबसूरती के लिए। अच्छा, सिल्वर की और भी इसके अलावा बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। ये क्या होता है? उसमें रिफ्लेक्टर लाइट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। मिरर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर नाइट्रेट और जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूनर कास्टिक्स भी कहते हैं, ये हेलोजन्स के डिटेक्शन के लिए कि हेलोजन्स कहाँ पर मौजूद है उस लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये आपकी बुक में मौजूद है सारे लो क्वेश्चन, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड वाला देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्ड। गोल्ड की इम्पोर्टेंस के बारे में आपने बताना है। ये देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्वर भी बताया गया है जो कि हमने लोग क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन के हवाले से कर सकते हैं सिल्वर की इम्पोर्टेंस को। उसके बाद देखिए, गोल्ड की कितनी सारी इम्पोर्टेंस बताई है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप गोल्ड की इम्पोर्टेंस के बारे में वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ कि गोल्ड हमारी सोसाइटी में जैसे सिल्वर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसी तरह गोल्ड को भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होता है? हाईली लस्टर होता है। हाईली लस्टर होता है और इसका कलर क्या होता है? येलो कलर होता है और टर्टिश रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इसके और वायर्स को कनेक्ट करने के लिए, कन्वेक्शन स्विच के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मिरर्स वगैरह में जो यूज़ किया जाता है, एक कमरे को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा क्या होता है, ट्रॉफीज़ है, अवार्ड्स वगैरह में भी गोल्ड को यूज़ किया जाता है। तो ये सारी यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई गई है गोल्ड की। उसके बाद देखिए फोर्थ वाला, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट क्लोरीन एंड आयोडीन आइस। आपने एक्सपेरिमेंट करना है क्लोरीन और आयोडीन की, जो है आपने किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये टेस्ट फॉर क्लोरीन भी बताया है और टेस्ट फॉर आयोडीन भी बताया है। देखिए, एक्सपेरिमेंट क्या है, फ्यू मिलीलीटर आपने सॉल्ट सोल्यूशन लेना है, डाइल्यूट HNO3 है और प्लस क्या करना है, AgNO3 जिसे ल्यूनर हम कास्टिक्स भी कह रहे थे। ऑब्जर्वेशन क्या है, जब भी सारे रिएक्ट होगा तो अगर आपके पास वाइट पिपिट बनते हैं, वाइट कलर के मतलब पार्टिसिपेट में जाते हैं, नीचे जो तह में कुछ बैठ जाता है वाइट कलर का, तो वो फिर आपको बताएगा कि क्लोरीन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी बताया है टेस्ट, वाइट पिपिट ले रहे हैं आपने, वाइट पिपिट बने हुए ले रहे हैं, NH4OH का सोल्यूशन लेना है और वाइट पिपिट सोल्यूबल हो जाएगी NH4 में। अगर ये वाइट पिपिट अच्छे से सोल्यूबल हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो वो भी क्या शो करता है कि क्लोरीन इज प्रेजेंट। आयोडीन के लिए टेस्ट देखें, आयोडीन के लिए फ्यू जो इन्होंने सॉल्ट लिया है, सोल्यूशन सॉल्ट लिया है, उसके बाद डाइल्यूट जो है इन्होंने HNO3 लिया है और फ्यू ड्रॉप ल्यूनर कास्टिक्स के लिए है। अगर येलो पिपिट बनती है, ठीक है, नीचे जो है नीचे कुछ तह में येलो कलर का बैठ जाता है, तो वो क्लोरीन की प्रेजेंट को शो करता है। इसी तरह जब वाइट पिपिट होते हैं और उसके NH4 के सोल्यूशन में जब उनको मिक्स किया जाता है, अगर ये वाइट पिपिट इनसॉल्युबल रहे, ठीक है, देखिए आप, ये क्या होगा, अगर आप सोल्यूशन में सोल्व इसे डिज़ोल्व करें, जैसे चीनी को जो है पानी में डिज़ोल्व कर रहे होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाती है। इसी तरह अगर वो येलो पिपेट जो है उसमें NH4 के सोल्यूशन में सोल्व ना हो, आपको बाकायदा नज़र आ रहे हो, तो फिर वो क्या शो करेगा कि आयोडीन इज प्रेजेंट। तो ये हमारे पास क्लोरीन टेस्ट है और ये हमारे पास आयोडीन टेस्ट है, तो आपने ये यहाँ से याद करना है।
उसके बाद देखिए फोर्थ वाला देखिए एक्सप्लेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स। मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के बारे में बताना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जिसमें कि 10 फॉर्मेशन थी मेटल्स के बारे में ही मैंने आपको समझाया था, तो आप ये वीडियो से भी आप इसे समझ सकते हैं सारा का सारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स। फिफ्थ वाला देखिए एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ मैग्नीशियम इन पीरियोडिक टेबल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अच्छा मैग्नीशियम की आपने पीरियोडिक टेबल में बतानी है कौन सी पोजीशन है और उसके बाद इसका कुछ करेक्टर के बारे में बताना है। मैग्नीशियम जो होता है एट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ये भी हम हमारे बुक में मौजूद है और ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें ये जितने भी आपके लो क्वेश्चन है इन पे सारे लो क्वेश्चन में मेरी वीडियो है, तो आप मेरी वीडियो से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं सारे लो क्वेश्चन को। अच्छा मैग्नीशियम के बारे में हमने बताया था कि ये एट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है और ये अर्थ क्रिस्ट में मौजूद होता है। ये सेकेंड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और ये थर्ड पीरियड में मौजूद होता है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये ग्रे वाइट मेटल होता है और ये किस चीज़ से ड्राइव किया गया है, मैग्नीशिया से ड्राइव किया गया है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है ग्रीस पे। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 650 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 1090 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी रिएक्शंस हमने पढ़े थे मैग्नीशियम के, तो ये आपकी बुक में मौजूद है, आप वहाँ से अच्छे से कर लेना। अगर ना समझ आए तो मेरी वीडियो से भी देख सकते हैं आप। सिक्स वाला देखें एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सोडियम की भी हम बात कर चुके थे, हम मेरी वीडियोस पे है तो आप वहाँ से ये कर सकते हैं। उसके बाद सेवन्थ वाला क्वेश्चन देखें, आपको अरेंज द फॉलोइंग हैलोजन एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा आपको ये डिफरेंट हैलोजन्स दिए गए हैं, आपने इनको पहले तो अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद इनकी थोड़ी सी रीज़न बतानी है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास एच आई होता है हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है, इसकी जो करेक्टर होता है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस वजह से इसका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, HBr होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। हाइड्रोजन आयोडाइड के सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या होता है, जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है, और HIs बनाता है और इसमें क्या होता है, वीक कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और HF जो है हमारे पास वीक एसिडिक क्यों है, एक तो ये इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और ये इजी से ब्रेक डाउन नहीं होता और H+आइंस भी वाटर में नहीं देता। ठीक है, उसके बाद एट वाला देखिए एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर के बारे में, और यहाँ पे भी यही बात पूछी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बताना है नॉन मेटल्स का। उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट करना है सोडियम और आयरन इन द सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल। सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स में आपने सोडियम और आयरन को कंपेयर करना है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो है तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि सोडियम और आयरन को किस तरह से कंपेयर किया है। उसके बाद देखें टेंथ वाला देखें डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस की जो है आपने रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करता है। अच्छा ये जो है मेरी इसके ऊपर भी वीडियो है जिसमें हमने रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस की बात की थी कि हेलोजेंस क्या होते हैं। 17A के ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। और हेलोजेंस जो होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होते हैं। और हेलोजेंस की रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। एक ग्रुप पे क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ रहा होता है। और उसके अलावा हेलोजन जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है और वो क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी मेरी कंप्लीट वीडियो है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा ये आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं और उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको डिटेल से डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।